नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित इश्यू को। उसके बाद हंगर से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे गवर्नर के रोल से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये यूपीएससी ने पूछा था 2018 में। क्वेश्चन है, आज के समय में गुड गवर्नेंस के लिए हंगर और पॉवर्टी सबसे बड़े चैलेंजेस हैं इंडिया में। आपको इवेल्युएट करना है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं किस हद तक सफल हुई हैं इन प्रॉब्लम्स से डील करने में, और सबसे लास्ट में कुछ सजेशंस भी आपको देने हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसे देखो, आज जो हंगर का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उससे ये क्वेश्चन टैकल नहीं होएगा। इसमें आपको बहुत कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये जो आर्टिकल है ये तो सीधा सीधा ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित है, जबकि ये क्वेश्चन ये तो अलग है। इसमें बहुत सारी डायमेंशंस ऐड होंगी, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ना कि इस आर्टिकल पर आधारित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा। जयराम रमेश यूपीए की सरकार के दौरान इन्वायरमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं और ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज संबंधित जो नेगोशिएशंस होती हैं उनमें भी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये सब एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एनजीटी के बारे में आर्टिकल आया क्यों है। देखो, कल यानी 18 अक्टूबर को 10 साल पूरे हो गए एनजीटी को बने। तो शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उन मिनिस्ट्रीज में आती है जिन मिनिस्ट्रीज का काम काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, मतलब मुश्किल है, काम काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को देखो, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, कोस्ट, इन सब को तो प्रोटेक्ट करना ही होता है। बट इन सब को प्रोटेक्ट करने के अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंट संबंधित केसेस से भी डील करना होता है। इसीलिए एनजीटी का निर्माण हुआ था। तो ये सब बोला जाता है आर्टिकल के द्वारा इंट्रोडक्शन में। अब क्वेश्चन उठता है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास इन्वायरमेंट संबंधित बहुत सारे केसेस जा रहे थे। केसेस ना सिर्फ संख्या में ज़्यादा थे, बल्कि इन्वायरमेंट संबंधित जो केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वायरमेंट केसेस में आपको साइंटिफिक डेटा को एनालाइज करना होता है, टेक्निकल असेसमेंट करनी होती है, ताकि आप सही फैसला कर सको। बट देखो, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या किया, एक दिन डिसाइड कर लिया, फ्राइडे, और एक बेंच डेजिग्नेट कर दी, फॉरेस्ट बेंच। सुप्रीम कोर्ट की ये फॉरेस्ट बेंच हर फ्राइडे को बैठती थी और इन्वायरमेंट संबंधित मैटर्स की सुनवाई करती थी। लेकिन देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, इन्वायरमेंट संबंधित केसेस की जो संख्या है बढ़ती जा रही थी और केसेस की पेंडेंसी भी बढ़ रही थी। बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, इवन देश के वेरियस हाई कोर्ट्स में भी इन्वायरमेंट संबंधित मैटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मदद की जा रही थी कुछ कैपेबल ऑफिसर्स के द्वारा और एक्सपर्ट्स के द्वारा, लेकिन केसेस की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी बेंचेस ने ये ओपिनियन व्यक्त की थी कि अलग से एक इन्वायरमेंट कोर्ट होनी चाहिए, जैसे एमसी मेहता ईटीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जजमेंट में, जो कि आई थी 1986 में। उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस पी.एन. भगवती, इन्होंने सजेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, कन्फ्लिक्ट अवर नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनमें जैसा हमने डिस्कस किया, साइंटिफिक डेटा को एनालाइज करना, टेक्निकल डेटा को एसेस करना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह सजेस्ट किया गया था जस्टिस पी.एन. भगवती के द्वारा कि रीजनल बेसिस पे इन्वायरमेंटल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, जिसमें एक प्रोफेशनल जज होगा और 2 एक्सपर्ट्स होंगे इकोलॉजिकल साइंस रिसर्च ग्रुप के। इसके अलावा 1999 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंडमार्क एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर
MV नायडू जजमेंट में यह कहा गया था कि इन्वायरमेंट कोर्ट इस्टेब्लिश करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उस इन्वायरमेंट कोर्ट में जज और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कॉम्बिनेशन हो। बिल्कुल उस कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल की जा सके सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है। यह बात बोली गई थी 1999 में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो धीरे धीरे एक्शन लिया। 1995 में नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी 1997 में, बट इन्होंने ठीक से काम नहीं किया। अंत में आके 2010 में एनजीटी एक्ट की सहायता से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि स्पेशलाइज्ड बॉडी है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से संबंधित केसेस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए। इंडिया देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां पर अलग से स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया है, और इवन पहला डेवलपिंग कंट्री है। ऐसा कोई भी डेवलपिंग कंट्री नहीं है जिसने अभी तक स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट को इस्टेब्लिश किया हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की देखो टोटल 5 ब्रांचेस हैं। कहाँ पर? एक भोपाल में है, दूसरी पुणे में, तीसरी न्यू दिल्ली में, चौथी कोलकाता में, 5वीं चेन्नई में। और न्यू दिल्ली में तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है, मतलब जो हेड ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है। अब देखो जो केसेस एनजीटी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित। 31% केसेस होते हैं पोल्यूशन से संबंधित। ये डेटा पता कहाँ काम आता है? आजकल यूपीएससी इसी प्रकार का डेटा प्रीलिम में दे देती है और क्वेश्चन पूछ लेती है। तो बस आप एक काम ये कीजिए, जब भी आप एडिटोरियल डिस्कस करो या फिर आप कुछ भी पढ़ो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। इससे धीरे धीरे समझ विकसित होती जाती है। एक बार नज़र मार लिया, बाद में कहीं ना कहीं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आ जाती है। उसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो एनजीटी काफ़ी इफेक्टिव बॉडी साबित हुई है। जब से एनजीटी बनी है बहुत सारे लीगल प्रैक्टिशनर हैं जो अब इन्वायरमेंट संबंधित केसेस में वकालत करने लगे हैं। काफ़ी बड़े फॉरेस्ट लैंड एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है एनजीटी के द्वारा, और बहुत सी पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन संबंधित एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाई गई है मेट्रो सिटी में और इवन छोटे छोटे टाउन्स में भी। नेक्स्ट पॉइंट, इवन वो ऑफिशियल्स जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे थे, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के प्रति लापरवाह थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है एनजीटी के द्वारा। इवन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स को रिस्टोर किया गया है, और जो प्रिंसिपल होता है कि भैया जो पोल्यूशन करेगा वही प्राइस पे करेगा, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को भी लेटर एंड स्पिरिट में यानी इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है एनजीटी के द्वारा। अब इसके बाद बात की जाती है चैलेंजेस की। चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़े हैं एनजीटी को? शुरुआत में देखो जब एनजीटी बनी थी तो बहुत सारे आरोप लगे थे एनजीटी पे। कुछ एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये तो एक ट्रिब्यूनल बन के रह जाएगी और एग्जीक्यूटिव के इशारे पर काम करेगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो ग्रीन है, ये ग्रीन क्या करेगा, ये बड़े बड़े पोल्यूशन फैलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को हरी झंडी देने का काम करेगा। इवन मद्रास हाईकोर्ट ने तो एक पिटीशन आई थी कि ये जो एक्ट है एनजीटी एक्ट 2010 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पिटीशन पर नोटिस भी जारी कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे एनजीटी ने अच्छी जजमेंट्स दी और एनजीटी की रिस्पेक्ट कायम होने लगी। जैसे 2 एग्जांपल्स हैं, आप दे सकते हो। एनजीटी की जो साउदर्न बेंच है, इस बेंच ने इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया था। इवन गंगा किनारे शिवपुरी से ऋषिकेश के बीच में जो अम्यूजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं टूरिज्म संबंधित, उनको सस्पेंड कर दिया गया था एनजीटी के द्वारा। तो ऐसी कुछ अच्छी जजमेंट्स एनजीटी के द्वारा दी गई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन चैलेंजेस की बात हम कर रहे थे। जैसे देखो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को सरकार के द्वारा कमज़ोर किया गया है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करके हाल ही में ऐसा एक्ट
पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, उसी प्रकार से एनजीटी में जो मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रयास किया एनजीटी में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके क्राइटेरिया को डाइल्यूट किया जा सके, बट सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रयास को सस्पेंड कर दिया। बट देखो एनजीटी के सामने चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे बेंचेस अभी भी एनजीटी की काफ़ी कम हैं, 5 बेंचेस हैं, एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी एनजीटी की बेंचेस होनी चाहिए। एनजीटी में मेंबर्स की जो वैकेंसी है बहुत समय तक खाली पड़ी रहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जल्दी से फिल करती नहीं है। दूसरे चैलेंजेस की बात करें, वैसे देखो एनजीटी को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इन्वायरमेंट संबंधित जो केसेस होते हैं उनकी जल्दी सुनवाई हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। क्या ऐसा हुआ? नहीं, अभी भी देखो एनजीटी के सामने भी केसेस की जो पेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो भैया फिर फायदा क्या हुआ? आपको इस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया था ना, केस पेंडिंग ना रहे, बट पेंडेंसी तो बढ़ रही है। नेक्स्ट देखो, जो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं एनजीटी में वो कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे फॉरेस्ट संबंधित कोई एक्सपर्ट होगा एनजीटी का मेंबर, लेकिन जो एनजीटी के मेंबर होते हैं ना उन्हें पूरे इन्वायरमेंट की जानकारी होनी चाहिए, पोल्यूशन की भी, वाइल्ड लाइफ की भी, इन्वायरमेंट की भी, सिर्फ एक एस्पेक्ट की नहीं। जो एक्सपर्ट हो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो, वो पूरे इन्वायरमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म या चैलेंज, जो एनजीटी एक्ट 2010 है वो देखो ये प्रोविजन करता है कि एनजीटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, शेड्यूल ट्राइब्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 और कई सारे दूसरे स्टेट लेजिस्लेशंस, इन पर सुनवाई नहीं कर सकता। इन एक्ट्स से संबंधित कोई केस आएगा तो एनजीटी उनकी सुनवाई नहीं कर सकता। इसके बाद एनजीटी का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो देखो ऐसी है कि ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स या फिर इररिलेवेंट जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो ज़्यादा अपॉइंट होते हैं एनजीटी में, जैसे कि हाई डिग्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, इन सब को प्रायोरिटी दी जाती है। बट इकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, सिविल सोसाइटी या फिर एनजीओ से संबंधित जो लोग हैं वो एनजीटी का मेंबर नहीं बन पाते। अब लास्ट में कंक्लूजन की बात करें, देखो अब एनजीटी का अगला डेकेड स्टार्ट होने वाला है, मतलब 10 साल तो पूरे हो चुके हैं, अब अगला डेकेड, अगला दशक एनजीटी का स्टार्ट होने वाला है। तो आवश्यकता यही है एनजीटी प्रोएक्टिव रोल प्ले करना जारी रखे। बेशक इससे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस पैदा हो सकती है, बट इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए एनजीटी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एनजीटी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हंगर और मालन्यूट्रिशन से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन और कंटेक्स्ट की। देखो वैसे 1990 के बाद इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी खासी रही है। एक समय तो वो भी आया जब इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। वो बात अलग है कि महामारी के कारण और उससे थोड़ा पहले भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हुई है। बट देखो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ने के बावजूद हमारे देश में हंगर और मालन्यूट्रिशन का जो लेवल है वो कम नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा तो कम हुआ है, बट सिचुएशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है हमारे देश में हंगर और मालन्यूट्रिशन से संबंधित। अभी क्या हुआ, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई। 107 देशों को रैंकिंग दी गई और जानते हो उसमें इंडिया का स्थान क्या है? 94 आउट ऑफ 107। इंडिया का जो स्थान है वो उतना ही है जितना सूडान का स्थान है। सूडान जो कि एक सब साहारन अफ्रीकन कंट्री है, कितना गरीब देश है, मतलब सिचुएशन काफ़ी ख़राब है सूडान में। बट भुखमरी का जो लेवल है इंडिया में भी उतना ही है जितना सूडान में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है 27.2। ब्रिक्स के बाकी मेंबर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों के मुकाबले में भी हमारी
पोजीशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा खराब है। देखो, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 4 इंडिकेटर्स के आधार पर, 3 डायमेंशंस के आधार पर प्रिपेयर किया जाता है। 4 इंडिकेटर्स, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कौन कौन सी हैं? इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 3 डायमेंशन हैं। और 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं? अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग मतलब हाइट के हिसाब से वेट ना बढ़ पाना, स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल की एज अचीव करने से पहले। तो इन इंडिकेटर्स के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स डेवलप किया जाता है। हालांकि देखो, जो क्राइटेरिया है उसका क्रिटिसिज्म होता है, और इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने आर्टिकल भी पास्ट में डिस्कस किया था। एक काम करेंगे, इस आर्टिकल को डिस्कस करके वो आर्टिकल हम रिवाइज कर लेंगे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के क्रिटिसिज्म से संबंधित हैं। बट फिलहाल यही बात करते हैं कि कैसे हमारी जो पोजीशन है इस इंडेक्स में काफ़ी ख़राब है। ये थोड़ी सी प्रीलिम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स सबसे पहले पब्लिश किया गया था 2006 में। हर साल अक्टूबर के महीने में पब्लिश होता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक आयरिश एजेंसी है, और वेल्ट हंगर लाइफ ये जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। 2020 का जो एडिशन है ये 15वां एडिशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, बात सिर्फ देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की नहीं है, इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015 सर्वा में कंडक्ट हुआ था। इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का जो डेटा है वो भी अलग नहीं है। ये डेटा भी कहता है हमारी जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छे से प्रयास नहीं कर रही हैं कि महिलाओं में और चाइल्ड्स में न्यूट्रिशन का जो लेवल है उसे इम्प्रूव किया जाए। वैसे देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है हमारे देश में, आपको पता है। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सहायता से सरकार फ्री अनाज अवेलेबल करवाती है। बट सरकार का ज़्यादा फोकस ना कैलोरीज पे है। सरकार डाइट में डाइवर्सिटी लाने की कोशिश नहीं कर रही है। इस वजह से न्यूट्रिशन का लेवल बच्चों में और महिलाओं में इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा कहता है हमारे देश में वेस्टिंग का जो लेवल है वो है 21%। वेस्टिंग मतलब हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता। और अंडर 5 स्टंटिंग का जो लेवल है वो है 38%। हालांकि कुछ इंप्रूवमेंट हुई है पिछले कुछ दशकों के कंपैरिजन में, बट ये इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है। जिस हिसाब से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हमारे देश में आई है, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रही है, उस हिसाब से ये जो लेवल है स्टंटिंग से संबंधित और वेस्टिंग से संबंधित, अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी से संबंधित, ये लेवल इंप्रूव नहीं हो पाए हैं। और महामारी के कारण तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। हमने इससे संबंधित आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं। देखो, होना तो ये चाहिए कि ये जो लेवल है हंगर के, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्जेंट एक्शंस ले हंगर से संबंधित लेवल को इंप्रूव करने के लिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के कई जो स्टेप हैं वो इसके ठीक विपरीत हैं। पीडीएस सिस्टम में करप्शन को रोकने के लिए सरकार बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है उसे कंपलसरी करती जा रही है। देखो, करप्शन को रोकना जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सरकार का जो मेथड है ना करप्शन को रोकने के लिए, इसकी वजह से बहुत सारे डिसेबल्स और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो पीडीएस का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। तो कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, इवन देखो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो सेकुलर्स हैं वो भी ये बोलते हैं 4 में से 3 जो इंडियंस हैं, खास करके रूरल इंडियंस, वो एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर यही हंगर की सिचुएशन रही तो राइट टू फूड जो 2009 में आया था, फिर तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। जब देखो इतने ज़्यादा भूखे, स्टंटेड और वेस्टेड इंडियंस हमारे समाज में रहेंगे तो फिर राइट टू फूड लाने का मतलब ही क्या है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हंगर और मालन्यूट्रिशन की समस्या से संबंधित। अब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के क्रिटिसिज्म से संबंधित जो आर्टिकल है उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो राइटर अब इन 4 इंडिकेटर्स में कमियां निकालेंगे। राइटर कहते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इन 4 इंडिकेटर्स के वेटेज की बात करें तो देखो, सबसे पहला जो इंडिकेटर है द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड अंडर नरिश्ड, इसका जो वेटेज है वो 1/3 है। और सबसे लास्ट जो फैक्टर है चाइल्ड मोर्टेलिटी वाला, इसका वेटेज है वो भी 1/3 है। और जो 20 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 इंडिकेटर्स हैं, इन दोनों का जो वेटेज है वो 1/6 है।
1/6 यानी दोनों का जो मिला के है वो 1/3 है। तो ये 4 इंडिकेटर्स के वेटेज की हम बात करें तो अब देखो राइटर ये कहते हैं सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो 3 इंडिकेटर्स हैं, ये नीचे वाले 3, दूसरा इंडिकेटर, तीसरा इंडिकेटर और चौथा इंडिकेटर, ये 3 इंडिकेटर्स तो कवर करते हैं सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, यानी पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं करते हैं। सिर्फ पहला जो इंडिकेटर है वो देखता है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी अंडर नरिश्ड है, यानी 5 साल की उम्र से ज्यादा भी पॉपुलेशन को कवर करता है। लेकिन नीचे के जो 3 इंडिकेटर्स हैं वो तो सिर्फ 5 साल की कम उम्र के बच्चों को कवर करते हैं। हमारे देश में 5 साल की कम उम्र के बच्चे हैं सिर्फ 11%। लेकिन शो इस प्रकार से किया जाता है न्यूज़पेपर्स में कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है पूरी पॉपुलेशन को दिखाता है। नहीं, ज्यादातर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इंडिकेटर्स हैं वो 5 साल की कम उम्र के बच्चों को कवर करते हैं। इसके बाद राइटर पॉइंट रखते हैं कि देखो जो ये स्टंटिंग और वेस्टिंग है, मतलब एज के हिसाब से हाइट ना बढ़ पाना या फिर हाइट के हिसाब से वेट ना बढ़ पाना, ये सब चीजें सिर्फ फूड इनटेक पे डिपेंड नहीं करती, और भी काफी सारे फैक्टर्स पे ये चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे कि सैनिटेशन कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इनटेक कैसा है, जेनेटिक्स कैसे हैं, इन सब चीजों पे भी, इन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं वेस्टिंग और स्टंटिंग। और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स को भी शामिल नहीं किया जाता ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर को शामिल किया जाए तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। अब सबसे लास्ट में जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है राइटर के द्वारा वो ये है कि देखो एक कुछ आंकड़ा होता है कि इतनी कैलोरीज कोई अगर एक पर्सन ले तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार यानी कुपोषण का शिकार नहीं होगा, लेकिन उस आंकड़े पे सहमति नहीं है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से अलग अलग आंकड़ा वो दिया जाता है कि इतना कैलोरीज अगर कोई एक पर्सन ले तो वो माल न्यूट्रिशन के शिकार नहीं होगा। अगर देखो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हम चलें तो हमारे देश में सिग्निफिकेंट जो रिच पीपल हैं वो भी पाए जाएंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में माल न्यूट्रिशन का शिकार। तो ये पूरा आर्टिकल था राइटर के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया है किस प्रकार से खामियां हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो इस प्रकार से हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के क्रिटिसिज्म से संबंधित इंफॉर्मेशन को रिवाइज किया। अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो गवर्नर के रोल से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सभी एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जैसे देखो ऐसे की शुरुआत आप एक एनेक्डोट से कर सकते हो, यानी कि किसी छोटी सी स्टोरी या फिर न्यूज से कर सकते हो। उसी प्रकार से राइटर ने अपने इस आर्टिकल की शुरुआत की है एक पुराने इंसिडेंट का उल्लेख करते हुए। राइटर कहते हैं 2007 में जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल में, उस समय नंदीग्राम में प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट से संबंधित क्रिटिसिज्म किया गया था गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा। बट राष्ट्रपति भवन ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। राष्ट्रपति भवन ने कहा था कि ये गवर्नर का काम नहीं है सरकार के फैसलों को क्रिटिसाइज करना। उस समय देखो एक क्लैरिटी थी कि गवर्नर को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है और लीडर्स के साथ उलझने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स की हम बात कर रहे हैं। बट राइटर कहते हैं ये देखो पुराना इंडिया था जब फेडरल प्रिंसिपल्स के प्रति विभिन्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो कमिटेड हुआ करती थी। बट आज का जो इंडिया है, इस इंडिया में राजभवन के लिए और इवन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए नया रोल तैयार किया जा रहा है। आज के समय में होता क्या है, सेंट्रल में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है और राज्यों में उसके विपरीत पार्टीज की गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर में बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, मतलब तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी 3 पार्टीज का गठबंधन है और वो सत्ता में है, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो पार्टी सत्ता में है जो सेंटर में सत्ता में नहीं है। तो ऐसे स्टेट्स में गवर्नर जो हैं एक राइवल पावर सेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं, वो काफ़ी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं। समय समय पर वेस्ट बंगाल सरकार के जो फैसले हैं उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ठीक वही काम भगत सिंह कोश्यारी यानी महाराष्ट्र के गवर्नर कर रहे हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोले गए थे पूजा करने के लिए, तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने उद्धव ठाकरे को खत लिखा जिसमें कहा कि पहले तो आप हिंदुइज्म से संबंधित बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बट
अभी आपने बिजनेसेस ओपन कर दिए हैं लेकिन मंदिर नहीं ओपन किए हैं पूजा करने के लिए, क्या आप सेकुलर हो गए हो? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया गवर्नर के द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से। तो गवर्नर के इस लेटर का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि गवर्नर को ये जो भाषा है वो बिल्कुल शोभा नहीं देती है। देखो, वैसे तो हमारा संविधान जो है वो गवर्नर को कुछ मामलों में डिस्क्रिशन देता है, जैसे किसी भी गवर्नमेंट के फैसले से संबंधित गवर्नर जो है वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ऐसी उनके पास पावर्स हैं। बट देखो, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका विजन एक बात को लेकर क्लियर था कि स्टेट में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, गवर्नर एक राइवल पावर सेंटर के तौर पे काम नहीं करेंगे। इसीलिए गवर्नर की जो पोस्ट है वो इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन अगर सुनिश्चित किया जाता और फिर गवर्नर के पास पावर नहीं होती तो ये थोड़ा अजीब होता ना। तो हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर क्लियर थे कि गवर्नर के पास कोई पावर होगी ही नहीं, इसीलिए गवर्नर को अपॉइंट कर दिया जाए, डायरेक्ट इलेक्शन की गवर्नर की आवश्यकता है ही नहीं। इसके बाद देखो, एक फेमस कोट है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नानी ए पालकीवाला का। इन्होंने कहा था संविधान में प्रोविजन देखो इस प्रकार से किया गया है कि गवर्नर जो हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होंगे पीपल ऑफ स्टेट के बीच फंडामेंटल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि स्टेट में जो सरकार चले वो संविधान के मैंडेट के हिसाब से चले, मतलब संविधान का पालन हो स्टेट की गवर्नेंस में। यह भी सोचा गया था संविधान में कि गवर्नर जो होंगे उनके पास विजडम होगा, वो एक स्टेट्समैन की तरह काम करेंगे, एक पॉलिटिशियन की तरह काम नहीं करेंगे। बट देखो, ज्यादातर बार होता क्या है, वो पॉलिटिकल लीडर्स जो अभी हाशिए पर चल रहे हैं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा सेंटर में यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, भगत सिंह कोश्यारी, ये बीजेपी के लीडर थे उत्तराखंड के। बात सिर्फ देखो बीजेपी की नहीं है, मतलब कहने का मतलब है सेंटर में जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो पार्टी अपने ही लोगों को, पास्ट में अपनी ही पार्टी से जुड़े लोगों को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट करती है। तो होता क्या है, जब कोई पर्सन गवर्नर बनता है ना तो उसको वैसे तो न्यूट्रल एक्ट करना चाहिए, लेकिन पास्ट में वो पॉलिटिकल लीडर रहा है तो वो अपनी ही पार्टी को फेवर करता है गवर्नर की पोस्ट पर रहते हुए भी। तो होना तो कायदे से ये चाहिए कि किसी एमिनेंट एक्सपर्ट को या फिर ब्यूरोक्रेट्स को, आर्मी से जुड़े रिटायर्ड जनरल्स को, इनको गवर्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए और वो पॉलिटिक्स में ना पड़े किसी भी प्रकार से। बट देखो, ऐसा होता नहीं है, होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है, अब जैसे बीजेपी की सरकार है, अगर कल को सरकार चेंज हो जाती है, कांग्रेस की आ जाती है, तो फिर कांग्रेस सारे गवर्नर्स बदल देगी, मतलब ज़्यादातर जो गवर्नर्स है वो बदल देगी जो बीजेपी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। कांग्रेस फिर अपने बंदों को अपॉइंट कर लेगी। तो इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी, आप ऐसे बिना रीजन के अपनी मर्जी से गवर्नर को नहीं हटा सकते। इस केस का नाम भी है बीपी सिंघल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नई जो यूनियन गवर्नमेंट है वो आर्बिट्ररी ढंग से गवर्नर्स को अपनी पोस्ट से नहीं हटा सकती। लास्ट में आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, वैसे तो आर्टिकल 167 जो है संविधान का वो गवर्नर को अलाउ करता है कि गवर्नर स्टेट के किसी भी फैसले से संबंधित इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। बट अभी हुआ क्या, जो सेकुलरिज्म से संबंधित बात बोली गई महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा, ये इसलिए भी गलत थी कि देखो सेकुलरिज्म वर्ड हालांकि हमारे देश में बाद में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, बट आर्टिकल 25, 26, 23, 28 ये सब हमारे देश में सेकुलरिज्म की छाप पहले से ही छोड़ते हैं, शुरुआत से ही। इसके अलावा भी राइट टू इक्वलिटी में भी सेकुलरिज्म की छाप देखने को मिलती है। वर्ड सेकुलरिज्म 1976 में संविधान में ऐड किया गया प्रीएम्बल में, बट हमारा संविधान के जो प्रोविजंस हैं वो देश में इनडायरेक्टली सेकुलरिज्म ही लेके आते हैं। सिर्फ लिखा नहीं गया तो क्या हुआ, सेकुलरिज्म हमारे देश में हमेशा से ही है। तो गवर्नर के द्वारा ये बोलना कि क्या आप सेकुलर हो गए हो,
ये काफ़ी गलत है, ये संविधान की वैल्यूज़ के भी अगेंस्ट है। इवन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सेकुलरिज्म जो है वो संविधान का बेसिक फीचर है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर की पोस्ट का इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहले की सरकारें भी ऐसा करती आई हैं। इवन इंदिरा गांधी ने भी गवर्नर का इस्तेमाल किया है, इवन कांग्रेस की गवर्नमेंट्स के खिलाफ जो कोऑपरेटिव नहीं थी इंदिरा गांधी के साथ। बट उस समय थोड़ी तो नैतिकता हुआ करती थी। एटलीस्ट गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश किया करती थी कि नहीं, गवर्नर जो हैं अपने दायरे में रह के ही काम कर रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। इवन जो नैतिकता का जो मास्क है वो भी उतर गया है। इवन सरकार प्रेशर भी नहीं फील करती कि गवर्नर ने जो बोला है वो गलत बोला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन के द्वारा कोई नाराजगी नहीं जाहिर की जाती। गवर्नर को बोला नहीं जाता कि आपने जो लेटर लिखा है ये गलत है, नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि गवर्नर इस प्रकार का लेटर लिखते हैं जो कि संविधान की वैल्यूज के पूरी तरह से अगेंस्ट है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गवर्नर के रोल से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।